हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग द सागा कॉन्टिन्यूअस। हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये दोनों ही चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 में हम लोगों ने यही देखा है, एक्सप्लेनेशन देखा है, वो भी हिंदी में, और लाइन बाय लाइन हम लोगों ने एक एक पैराग्राफ को, एक एक लाइन को समझा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से चैप्टर को समझा है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा चैप्टर को, अभी तक आप लोगों ने उसकी स्टोरी नहीं जानी है, डिस्कवरिंग तट कौन थे और या फिर इनकी डिस्कवरी कब हुई, ये सब कुछ भी अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ इस साइट पर लिंक दिख रहा होगा आप लोग को, और आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग उस चैप्टर उस पार्ट तक पहुंच जाएंगे और आसानी से आप लोग वो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख पाएंगे। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर ही ऐसे वो चीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से आप लोग को ये पता चल पाएगा कि आपको कोई भी चैप्टर कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है, या फिर एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस उसमें बताए हैं जिसकी हेल्प से आप लोग एग्ज़ाम में बहुत सारी प्रैक्टिस कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो। मैंने आपसे कहा था, और अगर आप MCQ वाली वीडियो भी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि MCQ वाली वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर देखना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं आपके लिए बना दूँगी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि उन लोगों के पास भी पहुंचना चाहिए ये वीडियो जिन्हें इस वीडियो की एक्चुअल में ज़रूरतमंद है। सच में उन बच्चों को पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड भी अच्छे मार्क्स ला पाएँ तो फिर प्लीज़ उन तक पहुँचाएँ मेरी वीडियो और उनको भी देखने के लिए कहें। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज टट, वाई इज़ हिज लाइफ एज वेल एज डेथ रैप्ड इन मिस्ट्री। यानी कि टट कौन थे और उनका जो जन्म था, जन्म की तरह उनकी मृत्यु भी क्यों एक रहस्य में लिपटी हुई थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्योंकि भाई जो जन्म है उसी तरह से उनकी मृत्यु का भी एक रहस्य है, उसके बारे में भी लोगों को नहीं मालूम। तो इसका क्या आंसर होगा? तो आंसर है हमारा, टट वॉज अ टीनेजर व्हेन ही एसेडेड द थ्रोन। जब किंग टट ने राजगद्दी संभाली उस टाइम पर वो बहुत ही कम उम्र के राजा थे। ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल रॉयल फैमिली, और वो अपने राजशाही परिवार के अंतिम उत्तराधिकारी थी। ही वॉज लेड टू रेस्ट 26 फीट बिलो द अर्थ सरफेस इन अ टॉम्ब। वो उनकी जो मम्मी थी, किंग टट की मम्मी, मम्मी का मतलब मम्मी मत समझ लेना, मम्मी का मतलब होता है जो सब होता है उसी को बोलते हैं। बस मिस्र में सब पर क्या लपेट दिया जाता है, कपड़ा, और कुछ ऐसा लेप लगा दिया जाता है जिससे कि उनकी बॉडी को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो उसको फिर मिस्र में मम्मी कहा जाता है। आप लोगों ने ढेर सारी मूवी देखी होगी मम्मी से रिलेटेड, तो बस वही आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि मम्मी क्या होती है। ठीक है, तो जो मम्मी है वो पृथ्वी की सतह से 26 फीट नीचे मम्मी एक मकबरे में रखी हुई थी और उस जगह पे उन्हें खोजा गया था। हिज मम्मी was discovered in 1922 by a British archaeologist हावर्ड कार्टर। उनकी मम्मी, किनकी मम्मी? किंग टट की जो मम्मी थी उसे हावर्ड कार्टर के द्वारा, हावर्ड कार्टर कौन थे? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब है कि ब्रिटिश के जो भी पुरानी प्राचीनकालीन जो वस्तुएं होती हैं उनको खोजबीन करके उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में किताबें लिखना, ये सब किसका काम होता है? ये सब आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है। तो ब्रिटिश के रहने वाले एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1922 में किंग टट की मम्मी की खोज की। ही फाउंड अ फैबुलस ट्रेजर इन द टॉम्ब। उन्हें मकबरे में ढेर सारा खजाना भी मिला था। यानी कि मम्मी के साथ साथ क्या क्या मिला? खजाना ढेर सारा मिल गया, मकबरा मिला। उन्हें देखा यार ये मकबरा है, ये ताबूत है, ये खजाना है,
द कैस्केट इन विच टट्स बॉडी वॉज लेड वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। यानी कि जो किंग टट की मम्मी जो थी, जिस ताबूत में रखी थी और जिस कवर से ढकी हुई थी, वो सब कुछ प्योर सोने का बना हुआ था, शुद्ध सोने का बना था। टट्स बॉडी वॉज एक्सरेड एंड स्कैन्ड टू फाइंड आउट टट्स एज एट द टाइम ऑफ डेथ एंड हाउ ही डाइड। किंग टट की मृत्यु कैसे हुई और उनकी मृत्यु के समय क्या उम्र थी, ये सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वैज्ञानिकों ने किंग टट की बॉडी का एक्सरे किया, सीटी स्कैनिंग की और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट जो किए, ये सब। हिज लाइफ रिमेंड एज ग्रेट अ मिस्ट्री एज हिज डेथ। उनका जो जीवन था उनके जीवन की तरह ही उनकी मृत्यु भी एक रहस्यमयी मुद्दे के तौर पर थी। यानी कि इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि उनका जीवन कैसा था, उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो इसलिए ये उस टाइम पे एक लोगों के बीच में एक रहस्य बना हुआ था। लोग इसके बारे में जानना चाहते थे और भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते थे। इसके लिए उन लोगों ने एक्सरे किया, स्कैनिंग की और भी। देखो 1968 में द एक्सरे ऑफ द मम्मी शोड आ ब्रोकन ब्रेस्ट बोन एंड सम मिसिंग रिब्स। जब 1968 आया उस टाइम पर उनका एक्सरे किया गया और उससे ये पता चला कि उनकी छाती की हड्डियाँ और पसलियाँ ये दोनों ही गायब हैं। दैट्स अल्टीमेटली डेथ एट अ यंग एज इज़ स्टिल ऑफ मैटर ऑफ रिसर्च। किंग टट की बहुत ही कम उम्र में मृत्यु ये एक वैज्ञानिक शोध का एक कारण था। वैज्ञानिक लोग इस पर सर्च करें, इस पर खोजबीन करें। ये एक बहुत बड़ी खोजबीन का एक विषय था कि भाई किसी भी राजा की इतनी कम उम्र में मृत्यु कैसे हो सकती है। या तो उनके ऊपर हमला हुआ होगा, यानी या फिर मर्डर हुआ होगा, या फिर कोई इस टाइम पे बहुत भयंकर उन्हें बीमारी हो गई होगी, इस वजह से हो सकता है, या फिर जो भी हुआ हो उस टाइम पे। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए तो ये एक तरह से खोजबीन का विषय था और वैज्ञानिक इसे ढूंढने में लगे हुए थे। उनके बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जुटा रहे थे कि कहाँ से ना कोई इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिल जाए। हाउ ही डाइड वेदर अंडर नेचुरल सर्कमस्टेंस और अननेचुरल वंस इज स्टिल नॉट कन्फर्म्ड। उनकी मृत्यु कैसे हुई, प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई या फिर अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई, जाने कैसे हुई उनकी मृत्यु, इसके बारे में वैज्ञानिक लोग निश्चित नहीं थे। कोई कहता था प्राकृतिक रूप से हुई है, कोई कहता था अप्राकृतिक रूप से हुई है, यानी अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरह की बातें सोच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड हावर्ड कार्टर फेस विद रिगार्ड टू टट्स मम्मी। किंग टट की मम्मी के साथ हावर्ड कार्टर को क्या क्या समस्याएं हुई, हाउ डिड ही सॉल्व देम, और हावर्ड कार्टर ने उन्हें कैसे सॉल्व किया। सो हमारा आंसर है हावर्ड कार्टर अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। अभी मैंने बताया था आप सभी को कि हावर्ड कार्टर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। डिस्कवर्ड किंग टट्स टॉम्ब इन 1922 आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग। कई सालों की खोजबीन के बाद हावर्ड कार्टर ने किंग टट की मकबरे को 1922 में खोज निकाला। ही फाउंड फैबुलस ट्रेजर इन द टॉम्ब एवन थॉट इट हैड बीन रैंकसेक्ड ईयरलियर। किंग टट के मकबरे में उनकी मम्मी के साथ हावर्ड कार्टर को ढेर सारा खजाना भी मिला, लेकिन वो जो मकबरा था वो कई सालों पहले कुछ मिस्र के जो चोर लुटेरे वगैरह होते हैं ना, उन्होंने तोड़ दिया था, केवल इसलिए कि उनको ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पे सोना वगैरह होगा। और सही बात है, वहाँ पे सोना था भी, तो थोड़ा बहुत सोना वहाँ से चुरा भी लिया गया था। और बचा कुचा था तो जिसको वो लोग नहीं ले जा सकते थे, जैसे कि ताबूत हो गया, जो भी भारी जो भी बहुत सारा सामान था, वो केवल वही चीज़ें बची हुई थी वहाँ पे खजाने के तौर पे। द ट्रेजर कंसिस्टेड ऑफ अ गोल्डन कॉफिन, और ये जो ट्रेजर था उसमें गोल्डन कॉफिन था, यानी कि सोने से बना हुआ ताबूत। गोल्ड ऑर्नामेंट, यानी कि सोने के आभूषण जो होते हैं राजा लोग पहनते हैं, नेकलेस हो गया, हार या फिर कंगन जो हो गए, ये सब चीज़ें। एंड एवन पेटी थिंग्स ऑफ एवरीडे नीड, और भी बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा में काम आने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे रेज़र हुआ, कपड़े हो गए, खाना पीना हो गया, और जो भी ड्रिंक्स वगैरह हो गई, वो सब। कार्टर फाउंड 3 कॉफिन, हावर्ड कार्टर ने 3 कॉफिन ढूंढे थे।
3 ताबूत ढूंढे थे, उनमें से फर्स्ट इन द फर्स्ट उसमें बताया गया कि जब फर्स्ट कॉफिन को खोला गया उस टाइम पे ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। जब उन्होंने पहला ताबूत खोला तब उन्होंने देखा उसमें फूल पत्तियाँ पड़ी हुई हैं। बट व्हेन ही रीच्ड द मम्मी, लेकिन फिर उसके बाद क्या बताया, बट व्हेन ही रीच्ड द मम्मी ही रैन इनटू ट्रबल। लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से मम्मी तक पहुंच पाए, यानी कि उन्होंने 3 ताबूत ढूंढे। 3 ताबूत कैसे, एक ताबूत के अंदर दूसरा ताबूत, दूसरे ताबूत के अंदर तीसरा, फिर तीसरे ताबूत के अंदर मम्मी थी। ठीक, जब उन्होंने पहला ताबूत खोला तब उन्हें फूल और पत्तियाँ मिली, फिर इसी तरह से उन्होंने दूसरा खोला होगा, तीसरा खोला होगा, और फिर तीसरे ताबूत से मम्मी जो थी वो स्टिक थी, यानी कि चिपकी हुई थी। किस लिए चिपकी हुई थी, क्योंकि जो मम्मी थी, मम्मी के शरीर पे जो भी लेप लगा हुआ था उस लेप के बहुत ज़्यादा टाइट हो जाने की वजह से, और इतने सालों पुराना भी वो लेप था, इस वजह से वो मम्मी थी वो उस तीसरे ताबूत से चिपकी हुई थी। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि मम्मी तक पहुंचने में उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मम्मी तक वो पहुँचे। तो उस वो जो लेप था, जिस लेप की वजह से मम्मी चिपकी थी, उस लेप को हटाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। द रीज़न, देखो ये बताया भी गया, द रीज़न यूज टू इम्प्लेब टट्स हैड हार्डनेड, यानी कि जो किंग टट की बॉडी पे जो भी लेप लगा हुआ था वो काफ़ी साल पुराना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी भी था, चिपचिपा सा था। इस वजह से किंग टट की मम्मी और कॉफिन यानी कि ताबूत, ये दोनों ही आपस में चिपक गए थे। और फिर उसके बाद देखो, द कॉफिन वॉज ऑफ सॉलिड गोल्ड, और तो और ये भी बताया गया ये जो ताबूत था वो पूरी तरह से एक ठोस प्योर सोने का बना हुआ था। नीदर ह्यूमन फोर्स नॉट द स्कॉचिंग सन कुड लूजन द बॉडी, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि ना तो इंसान का जो ताकत होती है ना तो वो, और ना ही जो सूर्य की गर्मी होती है ना तो वो उनकी बॉडी पे लगे हुए लेप को पिघला सके। यानी कि उनकी बॉडी पे लगा हुआ जो लेप था वो इतना ज़्यादा पुराना था, इतना ज़्यादा मतलब वो टाइट था, इतना ज़्यादा सॉलिड हो गया था कि ना तो वो सूर्य की गर्मी से पिघल सकता था, ना तो कोई इंसान उसको पिघल सकता था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा काफ़ी मुश्किल हुई उनको किंग टट की बॉडी और किंग टट की जो मम्मी थी उसे ताबूत से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। सो कार्टर यूज्ड चीसल एंड हैमर टू रिमूव द रेजिन, इसीलिए कार्टर भाई साहब जो थे उन्होंने क्या किया, उनकी बॉडी से रेजिन यानी कि उनकी बॉडी से जो लेप था उसको हटाने के लिए उन्होंने छेनी लिया और हथौड़ा लिया और उसका यूज़ करके उन्होंने उसको हटाया। ही हैड लिटिल चॉइस, ये उनके पास एकमात्र विकल्प था, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। अगर वो उस बॉडी को वहीं पे छोड़ देते हैं, उस बॉडी के साथ कॉफिन भी चिपका रह जाता और वो कॉफिन जो था वो सोने का था, अगर वो वहीं पे छोड़ देते तो लुटेरे वहाँ से लूट ले जाते और फिर जिस चीज़ के लिए वो लोग आए थे वो तो उनका काम ना हो पाता। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, इसको छेनी और हथौड़े से उन्होंने क्या किया, इसको अलग अलग करने का काम किया। टट्स मम्मी आल्सो हैड टू बी रिमूव्ड पार्ट बाय पार्ट। किंग टट की जो मम्मी थी, किंग टट की मम्मी को इन्होंने हटाने के लिए, उस ताबूत से अलग करने के लिए इन्होंने पार्ट बाय पार्ट कट करके सारे जॉइंट्स को इन्होंने खोल दिया था। किंग टट की मम्मी के जितने भी जॉइंट थे उनको खोल करके उन्होंने एक अलग, क्या बताया गया, हैविंग taken out the gold coffin, the body part were reassembled, put in a wooden box and placed in the tomb again। और उन्होंने क्या किया कि किंग टट की जो मम्मी थी उसको पार्ट बाई पार्ट कट करके फिर उसके बाद उसको एक अलग लकड़ी के ताबूत में रखा और वैसे के वैसे ही रखा, जैसे कि जिस जगह पे सर होता है उधर सर रख दिया, जिस जगह पे हाथ होता है उस जगह पे हाथ रख दिया, जहाँ पे पैर होता है तो वहाँ पे पैर रख दिया। यानी कि सब कुछ वैसे ही सिस्टमेटिकली व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित ढंग से उन्होंने वैसे के वैसे ही किंग टट की मम्मी को वापस से रख दिया। फिर उसके बाद उस ताबूत को उनके फिर से मकबरे में वहीं पर रख दिया और जो उनके पास सोने का ताबूत था उसको उठा करके ले गए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड साइंस हेल्प कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट किंग टट्स मम्मी, हिज लाइफ एंड डेथ इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस। देखो, किंग टट की मम्मी की जो भी मृत्यु थी, जो भी जन्म और मृत्यु
कि घटना, एक रहस्यमयी घटना जो थी, इसको सुलझाने के लिए ढेर सारी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उस इन्फॉर्मेशन को वैज्ञानिकों ने किस तरह से मतलब फाइंड की, कैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी, और जो साइंस थी यानी कि विज्ञान था, उसने कैसे हेल्प करी इन ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, ऐसा क्या किया गया। तो आंसर हमारा ये है कि किंग टट्स मम्मी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1922 बाय हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर के द्वारा 1922 में किंग टट की मम्मी को पहली बार खोजा गया। द एम्बेल्ड बॉडी ऑफ द बॉय किंग वाज ब्यूरिड इन द टॉम्ब अलॉन्ग विथ लॉट्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, सैंडल, मास्क एंड कॉफिन। देखो, जो किंग टट थे, वो उनकी जो मम्मी थी, जिस जगह पे उन्हें दफनाया गया था, जिस मकबरे में, उस मकबरे में उनकी मम्मी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि सोने के आभूषण हो गए, उनकी चप्पल हो गई, लेकिन जो चप्पल थी वो भी सोने की थी, जो मास्क था उनका वो भी सोने का था, और साथ ही साथ जिस कॉफिन में वो बंद थे वो कॉफिन भी सोने का था, यानी कि सब कुछ सोने का था। हिज डेथ वॉज अ बिग इवेंट। जो उनकी मृत्यु थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ पावरफुल रूलिंग फैमिली, और वो एक शक्तिशाली शासन करने वाली परिवार की एक अंतिम उत्तराधिकारी थी। बट ही डाइड इन मिस्टीरियस circumstance at an early age, just 9 years after his coming to the throne. उनकी राजगद्दी संभालने की केवल 9 वर्षों के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाना, वो भी एक आकस्मिक ढंग से, एक ऐसी ढंग से जिसके बारे में किसी को नहीं पता उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनके जीवन में कैसा था, ये सब के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी लोगों को, और ऐसे अचानक से किसी की भी, और एक ऐसी रहस्यमय मृत्यु के बारे में जो किसी को नहीं पता था। तो इसी वजह से एक बहुत बड़ी ये घटना थी। इन 1968 टट्स बॉडी वाज एक्सरेड। 1968 में किंग टट की एक्सरे किया गया। किंग टट को भाई ढेर सारे क्वेश्चन थे, इनका आंसर जानने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सरे कर दिया। द एनाटॉमी प्रोफेसर फाउंड टट्स ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स मिसिंग। और जो एनाटॉमी प्रोफेसर थे उन्होंने बताया किंग टट की छाती की हड्डियाँ और पसलियाँ ये दोनों ही गायब थी। बट द रिसर्चर्स साउट द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द मिस्ट्री। लेकिन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी का हेल्प ली, एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के उन्होंने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करी। इन जनवरी 2005 टट्स हेड वाज पुश्ड इनटू अ सीटी स्कैनर। और जनवरी में 2005 में किंग टट की मम्मी को सिर से लेकर के पांव तक सीटी स्कैन किया गया और उसके थ्रू चीज़ों के बारे में पता लगाने की कोशिश करी। द बॉय किंग हैड डाइड 3300 ईयर्स एगो। अब सीटी स्कैन करने से क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि उनकी मृत्यु 3300 ईयर्स पहले हुई थी। टट्स हैड द ऑपरेशन टुक लेस देन 3 आवर्स। ये जो ऑपरेशन था, ये जो मिशन था, इस पूरे मिशन में 3 घंटे लगे। यानी कि किंग टट को मकबरे से लाने से लेकर के फिर उसके बाद उसको सीटी स्कैन किया गया, फिर उसके बाद उसके बारे में रिसर्च करी गई, फिर उसके बाद उसको वापस फिर से उसी मकबरे में ले जाने तक लगभग ये पूरा काम 3 घंटे में हुआ। द फेरो वाज रेस्टेड इन पीस अगेन। और फिर उसके बाद जब उन्हें दोबारा मकबरे में रख दिया गया तो ये बताया गया कि अब जो राजा है फिर से शांति गृह में चले गए हैं, फिर से अपने मकबरे में शांति से आराम कर रहे हैं, ये बताया गया। फिर से वो रेस्ट इन पीस में चले गए हैं। ठीक, द मिस्ट्री हैज़ नॉट बिन रिजॉल्व सो फॉर। और अभी भी जो मिस्ट्री है अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, अभी भी इसको सॉल्व करना अभी और बाकी है, क्योंकि किंग टट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी तक हम लोग को नहीं पता चला है। वैज्ञानिक अभी भी सर्चिंग कर रहे हैं, अभी भी खोजबीन में लगे हुए हैं कि ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। किंग टट की जो इतने साल पुरानी जो बॉडी है, अभी भी वो बॉडी के अंदर की जो पार्ट है वो कैसे अभी भी सुरक्षित है। ऐसा उस टाइम की क्या टेक्नोलॉजी रही होगी कि शरीर में ऐसा कौन सा लेप लगाया गया होगा जिसको सूर्य की गर्मी भी नहीं पिघाल सकती थी। ना तो किसी भी चीज़ से कुछ भी नहीं किया जा सकता था, केवल उसको हथौड़े और छेनी से उसे काटा गया और वो पिघल क्यों नहीं रहा था। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी किंग टट से रिलेटेड जिसके बारे में वैज्ञानिकों को एक बार के लिए सोचना पड़ रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है।
तो आई होप आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अब कल से हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज से हमारे ये किंग तक वाला चैप्टर हो गया है समाप्त, और फिर अब हम लोग न्यू चैप्टर, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसी तरह से हम लोग रोज़ पढ़ करके हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे टाइम से। फिर उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, और आपके एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें पूछी जाती है, अगर आप लोग कमेंट करके मुझे ग्रामर के लिए कहेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ग्रामर भी पढ़ाऊँ, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटैक्स हो गया, और भी जितनी सारी चीज़ें, ट्रांसलेशन हो गया, नरेशन हो गया, टेंस हो गई, अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट तो किया करो, कमेंट ही नहीं करते हो, तो इसीलिए कुछ चीज़ें मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए जो जो इम्पोर्टेंट लगता है बस वही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग डिमांड करेंगे कि दीदी ये भी पढ़ा दो तो ज़रूर पढ़ाऊँगी, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम हो कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको स्टडी में प्रॉब्लम कर रही है, या फिर आप लोग सही से पढ़ पा रहे हैं या नहीं, टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है, या फिर इंग्लिश बोलने में क्या प्रॉब्लम है, या आप लोग क्वेश्चन आंसर पेपर में खुद से सोच पाते हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इन क्वेश्चन में से भी कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग ये सोचते हैं कि अरे मैम ने तो ये वाले क्वेश्चन करवाए नहीं, दीदी ने तो ये वाला क्वेश्चन मुझे बताया नहीं था, अब तो मैं एग्ज़ाम में नहीं करूँगी। तो ऐसा नहीं होता है, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ना चाहिए, और कुछ ना कुछ उसमें लिखना जरूर चाहिए, क्योंकि आपने भाई साल में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होता ही है, तो उसकी हेल्प से आप लोग लिख लो। और भी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे जाते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं जानना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे जाते हैं, ऐसे कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर इस पर भी वीडियो बनाऊँगी। और क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाता है, लिखने का कैसा ढंग होता है, इस पर भी मैं बताऊँगी, ठीक है। और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे स्कोर करने चाहिए इंग्लिश में, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ हो गया या फिर किसी भी, तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। और कमेंट तो करा करो भाई, कमेंट नहीं करोगे तब तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या चाहते क्या हो आप लोग हमसे, है ना, ठीक है। तो आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। कमेंट किया करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सभी भाई बहनों के साथ और दोस्तों के साथ जिनसे आप लोग कुछ उम्मीद करते हैं कि भाई वो लोग पढ़ेंगे, उनमें कुछ बदलाव आ सकता है, और उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिनको मेरी वीडियो की सच में ज़रूरत है, और उन तक पहुंचाइए प्लीज़। और मेरी वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।